हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईजे सर वेलकम करता हूं आप सबका फिनिक्स में। जी हाँ, आज आपका जो पीएबीटी था एग्जाम, उम्मीद करता हूं मस्त गया होगा। तो जेई के स्टूडेंट जो है इंग्लिश मीडियम का, मैं यहां सॉल्यूशन लेके आया हूं फॉर सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना, देखते हैं क्या इसमें सॉल्यूशंस आएंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज यानी कि भाई बोर मॉडल की बात चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ प्रोवाइड्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई वर्सेस जेड। भैया एनर्जी और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन है? तो हम कहते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई एन इक्वल्स टू -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। और मैंने कहा भाई देखो, आप अगर z की वैल्यू बढ़ाओगे यू विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ z, सो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी किसकी? एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू। सो कौन सा ग्राफ ठीक लग रहा है? z बढ़ रहा है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। z बढ़ रहा है और नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है एनर्जी की। सो द फर्स्ट आंसर विल बी, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। If A0 is denoted by the Bohr radius of hydrogen, Bohr radius में जो हाइड्रोजन मॉडल है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें कहा गया है कि A0 जो है वो रेडियस है, यानी R इक्वल्स टू A0 ऐसे रिप्रेजेंट कर दें। ओके, वेयर N वैल्यू हाइड्रोजन के लिए अगर बात की जाती है तो N की वैल्यू कितनी है? 1 है। Z की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ये कहा जा रहा है। देन व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड ऑर्बिट में, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कहा था, सेकेंड के लिए एन की वैल्यू हो जाती है 2। तो मैं कहूंगा A0 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। तो ये आ जाता है 4A0, दैट विल बी द रेडियस। अब आपको एक रिलेशन पता है जिसमें हम कहते हैं सरकमफेरेंस का फॉर्मूला रिलेट करता है जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसके लैम्डा से। तो 2πr इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू पुट हम कर देंगे तो 2π डॉट r की वैल्यू हो गई 4A0 इक्वल्स टू एन लैम्डा। हैंस ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 2π, तो सॉरी 2π नहीं, 8 4 2 8 πA0। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए डिवाइड बाय n। तो ऑप्शन में ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन का जो एटम था वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज थी। ध्यान दीजिए, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो बोर मॉडल लगता है। बोर मॉडल में हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी बढ़ती है अगर आप बढ़ाते हैं किसकी वैल्यू? एन की वैल्यू। क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला जो है, ठीक है, उसमें हम कहते हैं एनर्जी फॉर्मूला दैट इज ई एन इक्वल्स टू -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो आप जैसे जैसे एन स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। मैक्सिमम एनर्जी 0 होती है इनफाइनाइट पे। उसी कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा हूं। तो भाई हाइड्रोजन के लिए सिर्फ एन पे डिपेंड करता है, ओनली एन पे डिपेंड करती है एनर्जी। जैसे जैसे एन बढ़ेगी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो देखिए 1a से ज्यादा 2p, 1a से ज्यादा 2p, 2p से ज्यादा 3। ओके, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये तो एकदम करेक्ट है, ये बात सही है। 1 से ज्यादा 2, फिर देखिए 2 का सेकेंड ऑर्बिट में, जी हाँ, सेकेंड ऑर्बिट में चाहे s हो
चाहे P हो, उसने कहा बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, हमने कहा N पे डिपेंड करेगा, तो 2s और 2p दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ये बात एकदम सही है। 3s और 3p की एनर्जी भी सेम होगी, ये बात भी एकदम सही है, गलत नहीं है। लेकिन यहां जो लिखा है देखिए सी ऑप्शन में 1 से ज्यादा 2s, 2s से ज्यादा 2p, ये बात मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सही है, हाइड्रोजन के लिए नहीं। तो मैं कहूंगा ये गलत हो गया है और यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। देन उसके बाद हम एक बार और चेक कर लेते हैं लास्ट वाला, 1s से 2s, 2s से 4s, ये भी मल्टी, और उसके बाद 3d, ये भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो ठीक है, हाइड्रोजन के लिए ठीक नहीं है। हाइड्रोजन के लिए 3d की एनर्जी कम होती है और 4s की एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा सी एंड डी, ठीक है। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। In a multi-electron atom, which of the following orbitals described by 3 quantum numbers, 3 क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है, कौन कौन सी 3 क्वांटम नंबर है, N, L एंड M। ओके, और ये इससे पता लगेगा ऑर्बिट, देन उसके बाद में सबसेल, देन उसके बाद में ऑर्बिटल्स। और कह रहा है which have same energy in absence of external field, same energy in absence of magnetic field और electric field। तो भैया अगर आप यहां पे गौर करें, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए n इक्वल्स टू 1 दिया है, तो फर्स्ट में हो गया, देन l की वैल्यू आपको वहां पे दी हुई है 0, तो ये हो गया फर्स्ट का s। अब 1s एक ही ऑर्बिटल रखता है, तो उसमें डीजेनरेसी की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि डीजेनरेसी कम से कम 2 ऑर्बिटल तो कंपेयर करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। देन सेकंड में देखो फिर से n की वैल्यू 2 की है, और फिर से उसने कह दिया l की वैल्यू 0 है, तो कौन होगा, ये 2s हो जाएगा। तो ये फिर से रिजेक्ट हो गया। क्यों, मैंने कहा भाई कम से कम कंपेयर करते हो 2 ऑर्बिटल तो होने चाहिए, 2 ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड। देन आप सी ऑप्शन में जाएंगे, यहां पे p ऑर्बिटल आएगा, p सबसेल आएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम कहेंगे ये 2p में 3 ऑर्बिटल आएंगे, जिसमें जो है वैल्यूज जो है वो एक मैंने कहा -1 m की, देन +1 एंड 0, 3 वैल्यूज बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। देन उसके बाद में अब यहां पे बात करें अपन, यहां पे आ जाएगा n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2। अब तीसरे में जब बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3d, क्योंकि उसके लिए l इक्वल्स टू क्या बोला जा रहा है, 2 बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ये ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे, डीजेनरेट रहेंगे। यहां मैंने कहा 3d है, और यहां n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरे में ही है l इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर 1 रखते हैं, 0 रखते हैं, तो ये डीजेनरेटेड रहेगा। तो मैंने कहा करेक्ट आंसर इसमें आना चाहिए डी जो है, डी यानी कि 3d, और यहां पे फिर से 3d, तो d एंड e ये आपका यहां पे करेक्ट होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में 35, 4 हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल्स विथ लोएस्ट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी भाई, तो हाइड्रोजन का एटम है, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैंने कहा एनर्जी, फिर से बात वही आ गई बच्चों, एनर्जी डिपेंड करेगी ओनली द वैल्यू ऑफ n, सिर्फ n पे डिपेंड करती है। यहां आपको दिया हुआ है 4s, यहां 3 3 3 और यहां फिर से 4, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, मैंने कहा n की वैल्यू सेम है, तो B, C और D इन तीनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी और लोएस्ट रहेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नोड्स, भाई टोटल नोड्स का वैसे तो फॉर्मूला होता है n-1 टोटल नोड्स, ठीक है। तो मैंने कहा भाई 3p बोल रहा है, 3p का मतलब हो जाएगा 3 - 1, देयर विल बी 2 नोड्स, 2 नोड हो जाएंगे। एक होता है रेडियल नोड, मतलब जो कि 2p और 3p के बीच में होगा, रेडियल नोड, और दूसरा होता है जो एंगुलर नोड है, यानी कि नोडल प्लेन। तो p ऑर्बिटल्स के लिए, डंबल के लिए एक नोडल प्लेन होता है, ठीक है।
तो इसमें भी आप आगे जानना चाहते हो 1+1 लिख सकते हैं। एक हो गई नोडल सरफेस और एक हो गया नोडल प्लेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है। फॉर अ गिवन सेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स गिवन बाय n स्क्वायर। n स्क्वायर से हम डेफिनेटली ऑर्बिटल्स का नंबर बताते हैं। देखिए n स्क्वायर फॉर्मूला है ऑर्बिटल्स के लिए, और 2n स्क्वायर जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई होते हैं उनके लिए। n स्क्वायर 2n स्क्वायर डन। फॉर एनी सबसेल, फॉर एनी सबसेल द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल गिवन बाय -L2 + L। ये बात सही है कि भैया L की वैल्यू -L से +L तक अगर आप लिखते हैं, बीच में 0 भी आता है वैल्यू, यस इंक्लूडिंग 0। सो ये m के ओरिएंटेशंस बताए गए। m की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L से +L तक होती है, बीच में 0 भी आता है। दीज आर स्पेशल ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स। तो दोनों ही सही है, बोथ आर ट्रू। स्टेटमेंट फर्स्ट और क्या लिखा है, बोथ आर ट्रू, दोनों सही है, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते। हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर प्लेन, मस्कुलर पेन्स ऑफ इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ अबाउट 900 नैनोमीटर। भैया नैनोमीटर में आपको लैम्डा दे दिया, विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस। रिडबर्ग कांस्टेंट दिया है, h दिया है, c दिया, सब कुछ दिया है, लैम्डा दिया हुआ है विच। तो भैया इसमें सीधी बात आ जाती है, अगर आप यहां पे अगर रफली भी देखें 900 नैनोमीटर, 900 नैनो तो विजिबल लाइट जो, अगर मैं इसको सीधा सीधा हिट एंड ट्रायल पे चला जाऊं तो मेरा विजिबल रीजन जो है वो 400 नैनोमीटर से अप्रोक्स जो है वो 800 नैनोमीटर, राउंड फिगर में बोल रहा हूं, 800 नैनोमीटर तक होता है। तो इससे तो बाहर हो गया, यानी कि इंफ्रारेड में गिरेगा। इंफ्रारेड में गिरेगा इसका मतलब भाई इंफ्रारेड वाला जो है लाइमन सीरीज नहीं हो सकती, बामर सीरीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो पाश्चन सीरीज और पाश्चन सीरीज, तो ए और डी इन दोनों में से अपना ऑप्शन आना चाहिए। अब कहां से कहां वो गिर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, तो मैंने कहा न्यू बार, फॉर्मूला है न्यू बार इक्वल्स टू 1/लैम्डा इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट, और हम लिखते हैं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है, दी हुई है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और मैंने कहा भाई ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, ठीक है। तो आपको यहां से 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स 1/n1 स्क्वायर ये निकालना है, और आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है वो हर जगह देखिए, अगर आप बात करेंगे 900, चलिए एक और फॉर्मूला यहां पे अगर अपने अप्लाई करें, अपने पास में लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है, और अपने को इससे रिलेट करके लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, वन सेक, न्यू बार इक्वल्स टू 1/लैम्डा, ठीक है। न्यू बार इक्वल्स टू 1/लैम्डा, हमारे को न्यू बार चाहिए, लैम्डा दिया हुआ है, यहां से लैम्डा जो है वो आपको नैनोमीटर में दिया हुआ है, और उसको आप कन्वर्ट करके न्यू बार निकाल लें, और फिर जो न्यू बार की वैल्यू है वो फॉर्मूले में पुट कर दे। न्यू बार इक्वल्स टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आपने न्यू बार की वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को पुट किया, और रिडबर्ग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, दोनों चीजें दी हुई है, तो वहां से ये वैल्यू निकल जाएगी। मैंने कहा रिडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है, न्यू बार दिया हुआ है, जो कि आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो है ये आपका कैलकुलेशन में आ जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिशन जो है ये होना चाहिए पाश्चन सीरीज, यानी कि थर्ड में आता है इलेक्ट्रॉन, कहां से, इनफाइनाइट से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है। A spectral line will observe for 2px to 2py ट्रांजिशन। भैया ये तो होता ऐसा ट्रांजिशन जो है ना, ठीक है ना, चले क्यों, क्योंकि एक ही सब सेल के
अलग अलग ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करा रहे हैं, एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन इसके लिए बनती नहीं है, ये बहुत ही माइक्रो लेवल की बात है, ठीक है। तो यहां पे इसके लिए कोई भी जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम उस टाइप की बात करें तो उसमें स्पेक्ट्रल लाइन नहीं बनेगी, ये स्टेटमेंट गलत है, गलत है। देन 2px एंड 2py आर डीजेनरेट, ये बात सही है। आप जब देखते हैं किसी भी सबसेल के सारे ऑर्बिटल इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, आपने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा, स्टार्क इफेक्ट, जीमान इफेक्ट वाली बात मैं कर रहा हूं, कोई भी फील्ड नहीं लगा रखा, तो सारे ऑर्बिटल जो है वो डीजेनरेट होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है। सो फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये सही है। फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट। चलिए आगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40, रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज गिवन। फर्स्ट हीलियम के लिए दिया हुआ है, हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए रेडियस का। मैंने कहा भैया, उसने कहा है 0.529 को आप लिख दो A0 डॉट हीलियम के लिए n का स्क्वायर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, n वैल्यू विल बी 2, तो मैंने कहा n स्क्वायर बाय z, तो फॉर्मूला हो जाता है A0 डॉट n स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 2A0, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द एनर्जीज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्वांटम नंबर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो अपन भाई n+l रूल लगाते हैं, n+l रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी बढ़नी चाहिए। चलिए तो देख लेते हैं भाई, n = 4, l = 1, n = 4, l = 1, तो कौन सा हो गया भाई, ये हो गया 4 का p, 4p। ओके, देन कह रहा है n = 4, l = 2, ये 4 ही है और l जो है वो आपका हो गया है 2, तो ये हो जाता है फोर्थ में, यानी फोर्थ का d ऑर्बिटल हो जाता है l = 2 के लिए, ठीक है। देन n = थर्ड, l = 1, l की वैल्यू 1 है, तो ये भैया थर्ड का p हो गया। n = 3 एंड l = 2, एक बार देख लूं अच्छे से, यही है ना। ओके, तो भैया जी ये हो जाता है 3d, और भी है, और भी है, n = 4 एंड l = 0, तो ये हो जाता है 4s। भैया n+l की वैल्यू देखो आप इन सब के लिए, n+l क्या आता है, तो n+l जब आप देखेंगे 4 + 1 कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 4। तो अगर इसमें देखें सबसे कम जो n+l वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो सबसे कम एनर्जी होनी चाहिए, मैंने कहा 4d, माफ कीजिएगा, हाँ सॉरी 3p एंड 4s। अब 3p एंड 4s में जब क्या आ जाता है, ये n+l वैल्यू सेम हो तो लो वैल्यू ऑफ n को कम एनर्जी माना जाता है, तो सबसे कम एनर्जी होनी चाहिए, सबसे कम एनर्जी, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, क्वांटम नंबर एनर्जी पूछिए ना, हाँ, तो सबसे कम एनर्जी होनी चाहिए किसकी, 3p की, फिर 3p के बाद में आना चाहिए कौन, 4s, फिर 4s से ज्यादा एनर्जी, 4s से ज्यादा एनर्जी। अब देखो फिर से 3d एंड 4p, तो पहले 3d आएगा फिर 4p आएगा, दोनों के लिए n+l सेम है, लो वैल्यू ऑफ n देखेंगे, और लास्ट में आएगा 4d, लास्ट में आएगा 4d। तो ये अपने आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, 3p 4s 3d एंड इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है देखिए आपको इसके अकॉर्डिंग, 41 में ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन, सी, एक बार और, सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 3 का p, 3p। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं।
In an atom, total number of electrons having quantum number n 4 L1 और s minus half. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन बताने जिनके लिए इस तरीके से ये क्वांटम नंबर का अरेंजमेंट अपना हो जाए, ठीक है। तो भैया n इक्वल्स टू 4 है। अब चौथे के अंदर और क्या क्या आपके सब सेल हो सकते हैं, देखो चौथे में आपके पास में हो सकता है L का वैल्यू 0, L का वैल्यू 1, L का वैल्यू 2 और L का वैल्यू 3। आपके पास में 4 सब सेल्स हो सकते हैं जिनके लिए हम कहते हैं चौथे का क्या हो सकता है S, देन चौथे में P, देन D एंड देन F। यहां पे M की वैल्यू बोल रहा है 1, ठीक है, 1 बोल रहा है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि भैया +1 -1, इस तरीके से +1 -1। तो +1 -1 भैया यहां हो सकता है, देन इसमें भी हो सकता है +1 -1, और देन मैंने कहा +1 -1 यहां पे भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 यहां, 2 यहां और 2 यहां, टोटल कितने हो गए 6। तो मेरा आंसर इसमें जा रहा है टोटल, यहां पे मैंने कहा 2 +1 -1 +1 -1। यहां पे डी में भी 5 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन +1 -1 आप करेंगे तो 2 2 2 तीनों को मिला के टोटल 6 इसमें अपने पास में ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं। ओके, 6 आंसर इसमें करेक्ट। चलिए, द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ही लिख देते हैं भैया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2.186 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ही कह रहा है भैया, तो फॉर्मूला हो गया n और z दोनों की वैल्यू तो सेम ही हो गई, ठीक है। अब इसको अगर रिडबर्ग कांस्टेंट के अकॉर्डिंग वो जूल में सेट करके बता रहा है अपने को, ठीक है। तो ये 2.186 ये 10⁵ कह रहा है ना, 10⁵ आंसर आ रहा है ना। तो इसको ये कर दो, ये लो 21.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, ठीक है। और ये जो है ये वेलोसिटी आ जाएगी इसमें मीटर पर सेकंड में। अब 21.86 को आप राउंड अप करके कह सकते हैं कितना है 22 है, 22 है। ओके, द मैक्सिमम number of orbitals which can be identified with n equals to 4 and m equals to 0। n का 4 है, 0 है भाई, देख लेते हैं। n अभी लिखा था हमने, n equals to 4 and l equals to 0। भाई अगर आप m l की वैल्यू 0 बोल रहे हो तो मैंने फिर कहा, देखो 4s है, 4p है, 4d है और 4f है। ये 4 सब सेल्स आते हैं। 4s के लिए हम कहते हैं l की वैल्यू एक ही बनती है, तो m की वैल्यू भी उसमें एक ही बनती है, ml वैल्यू दैट इज 0। तो एक तो यहाँ हो जाएगा। अब p में जो है, p में l की 3 वैल्यू बनती है, -1 0 +1, तो यहाँ भी 0 आ रहा है। एंड 4d में मैंने कहा -2 -1 0 +1 +2, तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, आप देख लीजिए। और एक 4f, सेम केस ऐसे ही यहाँ पे भी मैंने कहा जब आप -3 से चलेंगे, -3 से, क्योंकि l की वैल्यू 3 से स्टार्ट होते हैं ना, -3 से +3 तक जाएंगे, बीच में एक वैल्यू 0 की आएगी। तो टोटल होने चाहिए इसमें कितने 0 वाले, 1 2 3 4, 4 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, 4 आना चाहिए, यस। अकॉर्डिंग टू वेव पार्टिकल, वेव एंड पार्टिकल दोनों नेचर एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हम पढ़ते हैं जब, मोमेंटम एंड लैम्डा की बात ही कर रहा है। तो कैसा ग्राफ होना चाहिए, इसमें ग्राफ के बारे में पूछा है, सिंपल। तो मैंने कहा
वेव नेचर पार्टिकल नेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ दिया हुआ है 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम एटम। वेवलेंथ दिया हुआ है, एनर्जी पूछ रहा है, तो भाई एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होना चाहिए? E इक्वल्स टू हो जाएगा hc अपॉन लैम्डा, और भैया आपको लैम्डा दिया हुआ है। आंसर किस में आ रहा है? किलो जूल पर मोल। तो नैनोमीटर से मुझे याद आता है एक रिलेशन होता है 1240 ना, 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, जब किस में दिया हुआ हो? नैनोमीटर में, ठीक है। और भैया ये इसको आगे हम सॉल्व कर लें तो ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? इसको 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 इनवर्स 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा किसमें? जूल में चलेगा। और जूल जो है फिर उसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? जूल को किलो जूल में बदलना है भाई, तो डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 ये हो जाएगा किलो जूल में, है ना, किलो जूल में। तो इसका जो आंसर है जब आप कन्वर्जन करते हैं तो देखेंगे लैम्डा की वैल्यू पुट किया आपने 1240 डिवाइडेड बाय 242, है ना, और मैंने कहा नीचे मल्टीप्लाई कर ही दिया है। ओके, कितना आता है देखिए, सो इट विल बी 494। जी हाँ, ये आपका आंसर आएगा 494 किलो जूल पर मोल। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या भाई? स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला है डेल्टा एन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो भैया ये फॉर्मूला आपने यूज में लेते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट। फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है भाई, एक्साइटेड स्टेट कह रहा है वो, ध्यान दीजिएगा। ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर आप पैटर्न देखें तो मैंने कहा भैया n इक्वल्स टू 1 है, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है सेकंड एक्साइटेड में, यहां से यहां आ रहा है। देखो भाई यहां से यहां आ रहा है, यानी 6 से 2 में आ रहा है, 6 से 2 में आ रहा है। डिफरेंस डेल्टा एन कितना हो जाएगा बेटे? डेल्टा एन हो जाएगा 4। तो 4 हो जाएगा 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा भाई? सही है ना डिफरेंस? तो 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, सॉरी क्या हो गया भाई? गड़बड़ हो गई। हाँ 4 प्लस 1 5, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 हो गया बेटे 10 आना चाहिए। 10 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। भाई बात तो सही है, जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, ऐसे ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं बेटे? डीजेनरेट ऑर्बिटल। स्पेशली एक ही सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। देन इन हाइड्रोजन, ये बात सही है, इन हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d आर नॉट डीजेनरेट। भाई ये बात गलत है, बार बार आपसे कह रहा हूं। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन वाला जो सिस्टम है उसकी अगर n सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो सब कुछ सेम है, यानी एनर्जी भी सेम रहती है, डीजेनरेट रहेंगे। तो फर्स्ट से सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ए ऑप्शन आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बेटा मैचिंग करना है। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज तो भैया बनती है किसमें? यूवी रीजन में।
ए के साथ में सेकंड आया, ए के साथ में सेकंड आया, ठीक है। तो ये दोनों काट दो, ये दोनों ऑप्शन में आ रहा है। देन बामर आती है। बामर सीरीज जो है वो हमको आंखों से दिखाई देती है, नेकेड आई से देख सकते हैं विजिबल रीजन में। तो मैंने कहा बामर आ गई, बी के साथ में 4 आ गया, बी के साथ में 4 आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। आगे भी देख लेते हैं। पाश्चन, पाश्चन जो है वो इंफ्रारेड में जाएगा बेटा, और फिर तो वहां में तो इंफ्रारेड में ही होती है सारी, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड सबसेल्स हैविंग n इक्वल्स टू, यार ये 4 के पीछे ही पड़ गए हैं क्या? s इक्वल्स टू प्लस हाफ, भैया फिर से आ जाओ। n इक्वल्स टू 4 है, तो भैया जी इसमें 4 में s भी है, फिर 4 में p है, फिर 4 में d है, और फिर 4 में f है। ये टोटल आपके पास में 4 कितने 4 सब सेल्स हैं। अब भैया जी आपको कह रहा है कि भैया क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल, जिनके सबके स्पिन जो है वो प्लस हाफ है, यानी क्लॉकवाइज स्पिन करे, तो इसमें एक ही कमरा आता है और एक कमरे में 2 जने रहते हैं। यहां 3 कमरे हैं, यहां भैया 1 2 3 4 5 कमरे हैं, और यहां 7 ऑर्बिटल है। वी हैव टोटल 7 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स। अब भैया इसमें आप देखिए ये कमरों का नंबर है, टोटल कमरों का नंबर कितना होता है? द फॉर्मूला इज n स्क्वायर। n स्क्वायर तो मैंने कहा आपके पास में 4 था, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता? 16। 16 कमरे हैं, और अगर इन सब में मैं क्लॉकवाइज स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन डालूं मित्रों, सखा बंधुओं, तो मैंने कहा टोटल मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फाउंड विद इन एटॉमिक न्यूक्लियस डायमीटर। भैया क्या दे रखा है, अब देखो डेल्टा x डॉट m डेल्टा v इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, इसमें आपको वैल्यू रखना है। आपको अनसर्टेनिटी निकालना है डेल्टा v में। सो h दिया हुआ है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 इनवर्स 34 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया किलोग्राम में। दैट्स ऑल। डेल्टा वी आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो आपका राउंड अपना राउंड फिगर में आपका आंसर आएगा 58। वैसे था 57 पॉइंट, लेकिन वो राउंड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58 आंसर आपका आना चाहिए नियरेस्ट इंटीजर में। वेव नंबर 4 है रेडिएशन हैविंग 5800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, और ये आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स में, कुछ नहीं है। न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, वैल्यू मैं पुट कर देता हूं भाई 5800, एंगस्ट्रॉम को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूं भाई, तो क्या होता है बताओ? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10 इनवर्स 8 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, ये लो, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है। राउंड अप में लेंगे तो इट विल बी, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 4 ही नंबर आपको भरने होते हैं, 4 ही नंबर। ओके, सो इट विल बी 1724 सेंटीमीटर इनवर्स। वैसे इसमें आगे मल्टीप्लाई बाय 10 आता है, ठीक है, लेकिन अपने को 4 ही नंबर की बात करनी है। हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बिलो दी हुई है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। यहां से देखिए, अगर आप गौर करें इस ग्राफ में
तो जैसा आपको क्रेस्ट दिखा रखा है ना, क्रेस्ट का आधा पार्ट अगर आपको दे दिया गया है, यहाँ आधा पार्ट आपको दिया, दैट इज 1.5 पिकोमीटर, सॉरी 1.5 पिकोमीटर। तो क्रेस्ट पूरे की जो लीनियर डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी 3 पिकोमीटर। और अगर आपको क्रेस्ट पता चल गया बेटे तो उसके बाद में आप ट्रॉ भी बता सकते हैं। तो 3 पिकोमीटर प्लस 3 पिकोमीटर इट विल बी 6 पिकोमीटर। अब भैया जी आपको हर्ट्ज में जाना है, मीटर में ले लो यार। तो पिकोमीटर जो है, मैं कह रहा था लैम्डा की बात, लैम्डा हो गया आपका 6 मल्टीप्लाई बाय, बताओ मुझे रिलेशन क्या है। पिकोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, 10 इनवर्स 12 मीटर। क्लियर? सो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इनवर्स 12, ओके, ये आ गया मीटर में। अब आपको मालूम है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ न्यू एंड लैम्डा, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इनवर्स 12। इसको सॉल्व कर लो, मुझे भी बताना क्या आ रहा है। 12 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 12 और 8 कितने हो जाते हैं 20 अप्रोक्स। ये अपना आ रहा है, एक्स पूछ रहा है वो, 3 2 6, 1/2 0.5 हो गया, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 20, 5 आ गया, मैं थोड़ी करूंगा, 5 आ गया। क्यों? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 20। अब आपको 5 लेना है, क्यों? क्योंकि आप हर्ट्ज में जा रहे हैं, तो ये 5 हो गया, एक ही नंबर है। कितने रह गए? चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज गिवन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज x यार? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, यही तो बात है बस। तो टोटल एनर्जी को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव से, वही काइनेटिक एनर्जी है। मेरे हिसाब से तो ये बात सही है। यानी कि जो आपको दी हुई है एनर्जी, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव से, तो प्लस 3.4 हो जाएगा। क्या आंसर आना चाहिए? प्लस में आ गया, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर वाली बात है, नियरेस्ट इंटीजर वाली बात है, तो ये आंसर आ जाएगा 34। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है क्या? चलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डी ब्रॉगली, फ्रीक्वेंसी न्यू और डी ब्रॉगली वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन डैश 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 डैश। ठीक है, पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, रिडबर्ग कांस्टेंट दे दिया, h दे दिया, सब कुछ दे दिया, फर्स्ट ऑर्बिट में पूछ रहा है। तो भैया मुझे तो नहीं आता, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही लिखा है। जूल में जा रहा है। चलो भैया इसको क्या कर दो, 13.6 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 इनवर्स 19, ये जूल में आ गया। नेगेटिव साइन लेके चल रहा हूं मैं अभी, नेगेटिव साइन से तो वैसे कोई मतलब नहीं है, जूल में आ गया। अब आपको एनर्जी तो पता है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है? E इक्वल्स टू क्या होता है? h न्यू। मुझे तो न्यू निकालना है, ये लो निकल गया न्यू, डिवाइड बाय h कर दो ना यार, छोटी सी उम्र में। 13.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 इनवर्स 19, तो जूल में चल रहा हूं मैं, डिवाइड बाय h की वैल्यू दी है कहीं? दिया हुआ है, अरे वाह, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 इनवर्स 34, खत्म, खेला खल्लास। करो सोल, मुझे बताओ। 661 आ रहा है, 661 जूल सेकंड, सॉरी 661, माफ कीजिए, यूनिट क्या लिख दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी पूछिए ना, हर्ट्स।
661 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 13, ये आंसर आएगा हर्ट्ज में। तो आई होप आप सबका पेपर मस्त गया होगा। देख लीजिए जो जो क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल पोर्शन था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ज़्यादा करके न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।